नमस्कार बच्चों। हम क्लास 12th केमिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक सीरीज़ कर रहे हैं और उस क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है जैव अणु नाम के चैप्टर की। और जैव अणु नाम के चैप्टर में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, हम अच्छे से समझेंगे। ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट की अकॉर्डिंग जो है ये वाला जो आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए 5 नंबर का लेक्चर है, ये समझ लेना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस यूनिट से 5 नंबर के आएंगे, तो 5 नंबर के लिए ध्यान से पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि एग्जाम में अगर इसका मिलता जुलता का भी आंसर आए तो आप जो है अच्छे से आंसर दे पाओ। ओके, चलो शुरुआत करें अपन जैव अणु बायोमॉलिक्यूल के बारे में। कॉन्सेप्ट ऐसे समझेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, एग्जाम टाइम तक आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। बायोमॉलिक्यूल्स जैव अणु यूनिट 14 है ये आपके लिए। बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं। बेटा जी आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हाजिर है यह है उत्तकों के निर्माण में। उत्तकों के निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अगर कोशिका आ जाता तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तकों के निर्माण प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एमिनो अम्ल से जो बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बनती है कोशिका, और कोशिका से क्या बनते हैं उत्तक, और उत्तक से बनता है अंग, और अंग से बनता है शरीर। तो शुरुआत कहाँ से हो रही? एमिनो एसिड से शुरुआत है, और एमिनो एसिड किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन का हमारे बॉडी में प्रथम स्थान होता है। बात समझ में आई? प्रोटीन से कोशिका, कोशिका से उत्तक, और उत्तक से अंग बनते हैं। उत्तकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कह सकते हैं आप प्रोटीन के द्वारा। आरएनए में नहीं पाया जाता है। अब ये क्षारक जोड़ों को याद रखना, ये हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। आरएनए और डीएनए, एक तो लिख रहा हूं मैं आरएनए और एक लिख रहा हूं मैं डीएनए। डीएनए में जो क्षारक जोड़े, जब इसमें जो है एडिनिन, यूरेसिल और साइटोसिन और ग्वानिन, और इसमें एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो यहां पर हमेशा याद रखना आप कि आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, और जब डीएनए की बात करेंगे तो उसमें कहेंगे डीएनए में नहीं पाया जाता तो यूरेसिल नहीं पाया जाता। याद रखोगे? तो सही आंसर कौन सा? आरएनए में नहीं पाया जाता। तो आरएनए में भाई साहब ये चीजें एडिनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, ये चारों पाए जाते हैं। तो थाइमिन पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता, मतलब थाइमिन नहीं पाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा। यूरेसिल पाया जाता है, एडिनिन पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको हमेशा याद रहेगा ये वाला। अब अगला जो है आपके लिए हाजिर है, पौधे की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है। तो जो पौधे की जो छाल होती है, हमेशा याद रखना उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो सेल्यूलोज। सण की खेती करी हो तो उसमें सण जो है प्योर सेल्यूलोज रहता है, डोरिया बनती है उसकी। तो ये जो है सेल्यूलोज है ना। पौधे की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज उसको सपोर्ट प्रदान करता है पौधे को। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, और ये हमारी बॉडी में क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है। फेफड़ों से लेकर हीमोग्लोबिन बाइंड अप करता है ऑक्सीजन को, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है। वहाँ मायोग्लोबिन को भी देता है जब जरूरत पड़ती है, जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी हमको मिलती रहती है। तो यहाँ ध्यान रखना क्या है? हीमोग्लोबिन। आंसर कौन सा होगा चौथे का? हीमोग्लोबिन। क्लियर है? अगला, सभी जीवित कोशिकाओं में अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक है। जो भी जीवित कोशिका होती है उनमें अधिकतम प्रभावशाली जो एडिनिन ट्राइफॉस्फेट है ना, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडीपी से भी ज्यादा एडिनिन, एडीपी मतलब एडिनिन डाइफॉस्फेट, और एडीपी एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ऊर्जा का ज्यादा वाहक होता है, बड़ा मॉलिक्यूल है, ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ये होता है इसमें। आगे बात करें, विटामिन B1 है। विटामिन B1 राइबोफ्लेविन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एडिपिक अम्ल है, या थाइमिन है? विटामिन B1 किसको कहते हैं भैया? जल्दी से बताइए। विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थाइमिन भी कहते हैं, इसका नाम है ना। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थाइमिन भी कहते हैं, इसका नाम है विटामिन B1 का। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन है? भैया एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन C को कहते हैं, और ये जो है विटामिन है, कौन सा? विटामिन C है, विटामिन C। याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C है। अच्छा, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी जो है विटामिन B की कमी से होता है। विटामिन C से स्कर्वी, A से रतौंधी, D से रिकेट्स। ओके, अगला है आपके लिए एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में रूपांतरित करता है।
जय हो, है ना। एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में रूपांतरित करता है। मतलब आप ग्लूकोज ले रहे हो और ग्लूकोज से शराब बना रहे हो, पीने वाली शराब, एथिल अल्कोहल बना रहे हो। तो जाइमेज, याद रखना जाम बनाने की बात चल रही है, तो यहाँ पर जाइमेज, तो ग्लूकोज से जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनता है ना। एंजाइम जो ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज से क्या बन रहा है, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। क्लियर है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल या एथेनॉल जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनेगा, याद रखना हमेशा हमेशा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है भैया, या फिर स्टार्च के रूप में होता है, या ग्लाइकोजन के रूप में होता है, या फ्रक्टोज के रूप में होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन होता है, याद रखना हमेशा हमेशा कि ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये ग्लाइकोजन लिखना है यहाँ पर। हीमोग्लोबिन है एक एंजाइम है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। अभी जस्ट बात हुई थी, हीमोग्लोबिन क्या है भाई साहब, प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए हीमोग्लोबिन को प्रोटीन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन। बेटा समझ में आ गए ये सारे आंसर। विथ कॉन्सेप्ट की बात करी अपनों ने, 11 क्वेश्चन हो गए। अब है 12वां, विटामिन B12 में धातु उपस्थित होती है। विटामिन B12 होता है, उसके अंदर कौन सी धातु प्रेजेंट होती है, विटामिन B12 के अंदर क्या लेड प्रेजेंट होती है, क्या जिंक प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर जो है आयरन प्रेजेंट होता है, ऐसे ही विटामिन B12 के अंदर भाई साहब प्रेजेंट होता है कोबाल्ट। याद रखना क्या प्रेजेंट रहता है, कोबाल्ट 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 कोबाल्ट। चलिए अभी जस्ट मैंने बात करी थी, क्या बात करी थी कि रिकेट्स रोग है ना, किसकी कमी से होता है, विटामिन D की कमी से, है ना। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। क्लियर है। ओके, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कीजिए ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट याद रहेंगे वहां पर। आगे बढ़े। अगला है, सभी जीवित कोशिकाओं की अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक है। अभी अभी बताया था जस्ट मैंने, अभी बताया था जस्ट, जल्दी से बताइए इसका आंसर। बताओ, सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक है, अभी जस्ट बताया था मैंने, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए पायरिया, दांतों में मसूड़ों में खून निकलते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है और इसको स्कर्वी रोग भी कहते हैं। तो विटामिन सी, पायरिया जो के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, विटामिन सी। पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी। भाई साहब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुके होंगे। ओके आगे बढ़े। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, करना ही है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। और ग्लूकोज को सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मोनोसेकेराइड्स। दो मोनोसेकेराइड्स इकाई मिलकर डाइसेकेराइड्स बनाते हैं, 3 मोनोसेकेराइड इकाई मिल जाए तो ट्राइसेकेराइड बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज से माल्टोज बनता है, तो माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है, तो सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। फ्रक्टोज भी क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। याद रहेगा। चलिए अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, सभी याद रखेंगे, है ना। एमिनो समूह एवं कार्बोनिक समूह की परस्पर क्रिया होती है। तो क्या होता है कि COOH और NH2 इन दोनों की क्रिया होती है, तो H2 मॉलिक्यूल निकलता है और ये CONH बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, CONH बॉन्ड बनता है। और इस CONH बॉन्ड को ही क्या कहते हैं भाई साहब, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, CONH बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध। आंसर क्या लिखोगे, पेप्टाइड बंध लिखोगे, लिखना ही पड़ेगा। चलिए विकृतिकृत प्रोटीन की संरचना,
विकृतिगत प्रोटीन की संरचना क्या है, प्राथमिक संरचना को प्रभावित करती है। कौन सी संरचना को, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक संरचना होती है, उसमें प्राथमिक संरचना को कौन विकृतिगत प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता, सॉरी प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता है, बाकी को करता है ना। विकृतिगत प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगला है प्रोटीन का बहुलक है। प्रोटीन किसका बहुलक है भैया, तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन का प्रथम स्थान होता है बॉडी में, कोशिका निर्माण में, और कोशिका से क्या बनते हैं, उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर। तो यहाँ पर प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो अम्ल का। किसका है, एमिनो अम्ल का। कहने का मतलब कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ के, बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं भैया, प्रोटीन। डीएनए में नहीं पाया जाता है, अभी जस्ट अब आया था कि आरएनए में नहीं पाया जाता है, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा जी, यूरेसिल। कई लिखूंगा मुँह, यूरेसिल लिखूंगा। याद है, समझ में आयो। विटामिन ए की कमी से, जस्ट अभी बताया था मैंने, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, रतौंधी याद रखना, रतौंधी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग बताया था, रिकेट्स। क्लियर है। अगला है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। कौन मदद करता है भैया रक्त का थक्का बनाने में, जो ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजेन रहता है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का जमाने में बहुत मदद करता है। आयोडीन की कमी से सबको याद है, नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ, नहीं तो गेंगा रोग हो जाएगा। तो आयोडीन की कमी से गेंगा रोग, कौन सा रोग होता है, गेंगा रोग कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक खाओ, गेंगा रोग नहीं होगा। चलिए, हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है। कौन सा हार्मोन भाई साहब, अगर रक्त की मतलब कई लोगों के शर्करा का नियंत्रण आउट ऑफ हो जाता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मतलब हार्मोन बाहर से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन है ना। कई को शुगर हो जाए, शुगर हो गई मतलब क्या है, उनका ये हार्मोन काम नहीं करना। तो इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से में एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 38 अणु। कितने अणु, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाओगे तो एटीपी के 38 मालिक्यूल 38 अणु उत्पन्न होते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 38 अणु उत्पन्न होते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के 38 अणु उत्पन्न होवे है। चलिए, अगलो है सही जोड़ी मिलाओ। देखो अब आप मिलाओ, पहले आपको मौका दे रहे हैं, आप सोचो थोड़ा सा, आपके लिए सोचने के लिए मौका दिया, फिर मेरे को तो बताना ही है पूरा पूरा ही। चलिए, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है भैया, अभी जस्ट बताया था, एक प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन के लिए बी वाला सही होगा, ब वाला। लेक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में, लेक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध के अंदर, तो इसका स वाला सही है। वेलिन क्या है, एक एमिनो एसिड्स का नाम है, बहुत सारे एमिनो एसिड्स है, उसमें वेलिन भी एक एमिनो एसिड से होता है। ग्लूकोज क्या है, अभी बताया था मोनोसेक्राइड्स हैं, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड्स हैं। राइबोज शर्करा क्या है, आरएनए जो है राइबोज शर्करा, द वाला सही है। डीएनए फालतू बैठा रह गया, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि डीएनए को भी काम पे लगा दो, अभी डीएनए का काम नहीं है इनमें, सारे सेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं अब, ठीक है। डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए बोले तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस यूनिट में डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर वगैरह इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आगे जाके, तो स्क्रीनशॉट ले भाई साहब और आगे बढ़े। वन वर्ड क्वेश्चन अभी जस्ट बताया था, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन उत्तरदायी है, फाइब्रिनोजेन। कौन सी, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उत्तरदायी है। अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ा रहता है, अभी जस्ट बताया था, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। CONH बॉन्ड होता है जिसको कहते हैं अपन, CONH बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड लिखो यहाँ पर, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध। क्लियर बेटा। ग्लूकोज में पायरोनोज वाले होती है, तो फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज। याद रखना, ग्लूकोज में पायरोनोज 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं और फ्यूरेनोज 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं। तो फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज, क्या याद रखोगे, फ्यूरेनोज वलय, वलय मतलब रिंग,
है ना, रिंग चक्रीय स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज में पायरोनोज वाले होता है, जबकि फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज। आगे बढ़े। शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है भैया शरीर के लिए ऊर्जा का मेन स्रोत? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मेन स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट से ऐसी कार्बोहाइड्रेट, इसी से एनर्जी मिलती है बॉडी को। आगे बढ़े। हमारे शरीर द्वारा निर्मित न होने वाले एमिनो अम्ल जो शरीर को बाहर से आहार में दिए जाते हैं कहलाते हैं। भैया एमिनो एसिड्स हैं, ज़रूरत रहती है, उनसे प्रोटीन बनती है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन। तो अगर हमारे शरीर में द्वारा निर्मित न होने वाले एमिनो अम्ल जो शरीर को बाहर से आहार में दिए जाते हैं कहलाते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। क्या कहते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। सिंपल बात है, आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? विटामिन सी का रासायनिक नाम अभी बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र क्या है? डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र है C12H22O11। ये चाहो तो आप माल्टोज का भी हो सकता है, ये सुक्रोज का भी हो सकता है। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज बनता है, लेकिन फार्मूला दोनों का सेम है, मालिकुलर फार्मूला। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणुसूत्र एक होता है, ग्लूकोज को भी अपन C6H12O6 कहते हैं, फ्रक्टोज को भी C6H12O6 कहते हैं, बट दोनों की संरचना अलग अलग होती है, दोनों की संरचना स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। चलिए, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जय हो। तो विटामिन डी को नाम कहिए कैल्सीफेरॉल। कहीं को नाम है विटामिन डी को रासायनिक नाम कही है कैल्सीफेरॉल। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड शर्करा, अभी जस्ट आया था बेटा जी, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में, जो पाई जाती है वो लैक्टोज। रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन वाहक का नाम? जय हो। अभी पहले शुरुआत में बात करी थी कि रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन जो रहता है वो ऑक्सीजन को बाइंड अप करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रक भर भर के ऑक्सीजन ले जाता है बॉडी में। तो यहाँ पर क्या लिखूं? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का काम करता है। ये मत सोचना कि ऑक्सीजन अपने फेफड़े तक जाके ना वापस बाहर हो रही है। ऑक्सीजन फेफड़े तक तो जा रही है, लेकिन उसको बाइंड अप करने का काम कौन कर रहा? हीमोग्लोबिन, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा रहा। एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ही टूटता है और एनर्जी अपने को मिलती है। तो हीमोग्लोबिन है यहाँ पर। तो बेटा जी मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये लेक्चर अच्छी तरह से पसंद आया होगा, और आप जो है सिस्टेमेटिक तरीके से सारे लेक्चर्स इसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज देखिएगा, मन लगा के। गाने में सुनने में मन लगता है ना, खेलने में मन लगता है, कुछ भी देखो मोबाइल पे, फेसबुक चलाने में मन लगता है, व्हाट्सएप चलाने में मन लगता है, पढ़ने में थोड़ी मन लगता है। पढ़ने में तो मन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जब आपको पढ़ाई समझ में आने लगेगी, इंटरेस्ट आने लगेगा, तो कब अगला वीडियो देखिए, ऐसा अपने आपको अंदर से ये होगा कि यार हम पढ़े यार, नहीं पढ़ना पड़ेगा। छोड़ो ये चीज़ें, छोड़ो ये चीज़ें, बाद में होती रहेगी, अभी अपने को इम्पोर्टेंट क्या है? पढ़ना। ओके बच्चों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।